वाली वीडियो में हम जानेंगे सबसे खतरनाक और दमदार वंश लोदी वंश के बारे में। यह वंश एक ऐसा वंश है जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कहा जाता है, क्योंकि यही से होती है मुगलों की शुरुआत। और भारत में ना जो आगरा का ताजमहल है और दिल्ली का लाल किला है, कुतुब मीनार, ये सब जितने भी आप लोग ऐतिहासिक इमारत देखते हैं, इन सभी के पीछे मुगलों का ही हाथ है। अगर भारत में मुगल नहीं होते तो आज भारत का इतिहास कुछ और कहता। यानी कि ना शाहजहां हुआ, बाबर हुआ, अकबर हुआ, हुमायूं हुआ, इन सभी के बारे में हम लोग मुगल वंश में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोदी वंश के बारे में। एंड लोदी वंश के खत्म होते ही, यानी कि लोदी वंश पर बाबर ने यानी कि मुगलों ने आक्रमण किया, यही तब यह वंश खत्म हो गया। यानी कि दिल्ली सल्तनत पूरा भारत से समाप्त हो गया और इसके समाप्त होते ही भारत में शुरू हो गया मुगलों का वंश, जो कि भारत पर लगभग 2 से 250 साल ना राज किए हैं। और हम जानेंगे मुगलों का इतिहास अगली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में जानते हैं क्या, लोदी वंश के बारे में। अगर हम बात करें लोदी वंश की, तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है, क्योंकि बहलोल लोदी ने ही लोदी वंश की स्थापना किया था। यानी कि ये संस्थापक माने जाते हैं लोदी वंश के। और बहलोल लोदी को हम लोग बहलोल शाहगाजी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को, यानी कि बहलोल लोदी ने अपने आप को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से भी नवाजा था। और यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 19 अप्रैल 1451 को। और 1451 को ही बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। ठीक, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो लोदी वंश एक ऐसा वंश है जो कि एक अफगान वंश था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि दिल्ली सल्तनत पर वह कौन सा वंश है जो कि भारत का वंश नहीं है, यानी कि विदेशी वंश है, तो लोदी वंश। कौन सा वंश अफगान वंश है, तो लोदी वंश। कौन सा शासक अफगान शासक था, तो बहलोल लोदी, क्योंकि लोदी वंश का स्थापना ही एक अफगान वंश यानी कि बहलोल लोदी ने किया था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम अफगान शासक और प्रथम अफगान वंश बहलोल मतलब बहलोल लोदी और बहलोल लोदी के स्थापना की हुई लोदी वंश को माना जाता है। और लोदी वंश में ही एक बहलोल सिक्के का भी प्रचलन था, यानी कि जो वंश, यानी कि लोदी वंश में जो भी सिक्के चलते थे, जो भी मुद्राएं चलती थी, उन मुद्राओं को हम लोग बहलोल सिक्के के नाम से जानते थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बहलोल लोदी का संस्थापक, यानी कि इसका पुत्र जो है, इसके पुत्र का नाम था निजाम खां। और निजाम खां ने अपने आप को सिकंदर शाह से भी नवाजा था, और इसे हम सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बहलोल लोदी के पुत्र का नाम निजाम खां, इसने अपने आप को सुल्तान सिकंदर शाह बोला था। और यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 17 जुलाई 1489 ईस्वी को बैठा था, यानी कि 17 जुलाई 1489 को ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। एंड थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ेंगे तो लोदी वंश का सबसे ताकतवर, सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा सिकंदर शाह यानी कि सिकंदर लोदी को भी माना जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारे कार्य हुए और यह सबसे अच्छा और बुद्धिमान शासक भी माना जाता है लोदी वंश का। तो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक की अगर हम बात करें तो सिकंदर लोदी हो जाएगा। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा जो शहर है हमारा, इसकी स्थापना किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने ना। और इसने अपनी जो राजधानी दिल्ली, लोदी वंश की जो राजधानी दिल्ली थी, उस राजधानी को यह आगरा में लेकर गया है 2 सालों के बाद, यानी कि स्थापना करने के 2 सालों के बाद, यानी कि 1506 में इसने अपनी राजधानी को ना दिल्ली से आगरा में लेकर के आया और आगरा में शिफ्ट किया। यहाँ पे 1506 में अपनी राजधानी आगरा इसने बसाई थी। ठीक है, और सिकंदर लोदी ने अपने राज्य में एक प्रचलन शुरू किया जो कि अभी तक हम उसको मापते भी हैं। आपने सुना होगा ना 52 गज ना, तो 5 गज 10 गज, यह जमीन मापने का प्रचलन था। तो जमीन मापना यानी कि जमीन को गज में मापा जाता है। इसकी प्रचलन शुरू कहाँ से हुई थी, तो लोदी वंश से ही शुरू हुआ था। तो भूमि मापने के लिए ना जो इसने नियम लागू किया था, उस नियम का नाम था गजे सिकंदरी। और गजे सिकंदरी का प्रचलन लोदी वंश से ही आरंभ होता है। और जमीन जैसे 5 गज 52 गज का दामन, एक गाना भी है। तो ये जमीन मापने की इकाई यानी कि एक यूनिट की तरह कार्य करता है। ठीक है, एंड थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर लोदी की मृत्यु होने के बाद नहीं, देखिए अब सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे होती है,
तो इसके गले में ना एक घाव टाइप का हो गया था सिकंदर लोदी के, और गले में हो गया था घाव, घेंगा नामक रोग, यानी कि इसको रोग हो गया था कह सकते हैं, यानी कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी इसको गले में हो गई थी, और गले के खतरनाक बीमारी के कारण ही सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होती है 21 नवंबर 1517 को इसकी मृत्यु होती है। और उसी दिन जब इसकी मृत्यु हुई, उसी दिन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काफी मतलब कि बड़ा हो चुका था उस टाइम तक, स्थापना से समझिए कि 1206 में इसकी स्थापना दिल्ली सल्तनत की, और यहाँ पे 1517 आ गया, मतलब कि लगभग करीब करीब 300 साल ना हो गए थे इसके संस्थापक के स्थापना के। तो ये बहुत ही बड़ा ना क्षेत्र हो चुका था। तो उसी दिन यानी कि जब इसकी मृत्यु हुई सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद ही उसी दिन इब्राहिम लोदी को ना गद्दी पर बैठाया गया, और इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का ही बेटा था। अब जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, तो इब्राहिम लोदी ने अपने आप को इब्राहिम शाह के उपाधि से नवाजा। तो ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोदी का अन्य नाम क्या है, तो इब्राहिम शाह इसका अन्य नाम हो जाएगा। और जब इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, यानी कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया जाता है, तो कुछ समय के बाद यानी कि कुछ सालों के बाद 1526 में, कब 1526 में होती है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत जो कि एक शहर है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत हरियाणा का एक जिला है कह सकते हैं, और यह हरियाणा में पड़ता है, जो कि दिल्ली के नजदीक, दिल्ली के आसपास ही हरियाणा है, तो वहीं पे पानीपत पड़ता है। अब देखिए जो बाबर है ये, इसको बाबर पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया गया था, यानी कि न्योता भेजा गया था, एकदम चुतियापंथी वाला काम किया गया था यहाँ पे। अब बाबर अपने काम में मस्त था, तो दो लोग थे अपने आप को मतलब कि ज्यादा चालाक समझने के लिए। एक पंजाब का राजा था दौलत खान लोदी, और एक इब्राहिम लोदी का ही चाचा था आलम खां। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां और पंजाब का शासक था दौलत खान लोदी। इन दोनों ने बाबर को न्योता भेजा कि आप भारत पे आक्रमण कीजिए, हम आपकी सेना को देख लेंगे, ठीक है। और इब्राहिम लोदी इधर घबराया था कि अरे यार बाबर हमला करने वाला है, जो कि पूरा मतलब खतरनाक कह सकते हैं शासक है। वो अपने आगे किसी को नहीं देखता है कि आप क्या है, मतलब आप मजबूर हैं, मुस्नदी डैमेज है कि फिजिकली, किसी को उससे प्रभाव नहीं पड़ता है ना, बस युद्ध जीतना है तो जीतना है। अब जब बाबर हमला किया तो यह इब्राहिम लोदी हार गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक युद्ध भूमि में मारा गया था, तो इब्राहिम लोदी, क्योंकि युद्ध हुआ इन दोनों के बीच पानीपत में, और एकदम भीषण ही युद्ध हुआ था, एकदम दर्दनाक युद्ध हुआ कह सकते हैं। जैसे था ना 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और ये अभी हाल ही में हुआ है 1920 में सर्जिकल स्ट्राइक मोदी की है पाकिस्तान के थ्रू, तो वैसा ही कह सकते हैं, इससे भी खतरनाक। खैर ये तो मतलब कि ना किसी को पता चलने लायक नहीं था, लेकिन जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ तो बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ, मतलब कि दिल दहना देने वाला। जब आप लोग पढ़िएगा ना पानीपत का प्रथम युद्ध का इतिहास, तो आप लोग के आंखों आंसू आ जाएंगे कि इब्राहिम लोदी कैसे हार जाता है, और बाबर जो भी युद्ध जीतता था उन सभी सैनिकों के सर को काट करके एक पहाड़ बनाता था बहुत ही ऊंचा। ऐसा माना जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने 35 फुट ऊंचा पहाड़ बनाया था केवल सरों को काट करके। यह दिखाता था कि इस क्षेत्र में हमारी विजय हो चुकी है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में कह सकते हैं जीत हुई थी बाबर की और हार हुई थी इब्राहिम लोदी की, यानी कि यह जीता था, बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हार गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से बहुत ही डीप में कि बाबर को भारत में या फिर मुगलों को भारत में आने का या फिर भारत में आमंत्रित करने का न्योता किसने किसको भेजा था, तो दौलत खां लोदी और आलम खां, ये दोनों ही बाबर को न्योता भेजे थे कि आप भारत पे आक्रमण कीजिए, हम देख लेंगे। जब ये आक्रमण किया तो पंजाब का ये जो राजा था दौलत खां लोदी, ये अपने आप को बाबर के आगे मतलब कि आत्मसमर्पण कर दिया कि नहीं, हम आपसे युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है। अब देखिए वहां पे सुने हो ना कि जब मती मनाते हो तो कहना गया, इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारी हाथी थी, लेकिन युद्ध में यह हाथी का प्रयोग नहीं कर पाया। यह समझता था कि केवल बाबर के पास बहुत ही कम सेना है तो हम जीत जाएंगे। एक्चुअली इब्राहिम लोदी, जैसे मान लीजिए बाबर के पास 10,000 सेना है, तो इब्राहिम लोदी के पास इसके 4 गुना सेना थी, यानी कि 40,000 सेना थी। तभी भी इब्राहिम लोदी की हार हुई, क्योंकि बाबर की जो युद्ध की नीति थी, यानी कि जो इसकी रणनीति थी, वो बहुत ही कारगर साबित हुई
और यहाँ से इब्राहिम लोदी और दिल्ली सल्तनत की अंत होती है। तो यहाँ से होती है हमारी मुगलों की शुरुआत, और पानीपत का प्रथम युद्ध से ही हमारा जो भारत का आज का इतिहास है यह, यानी कि यहाँ से बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर, शाहजहां, न औरंगजेब, शेरशाह, ये सब जितने भी मुगल शासक आए ये सब यहीं से यानी कि बाबर के बाद से ही आए हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि 1526 से लेकर के 1857 की क्रांति होने तक ये पूरा मुगलों का राज रहा है। तो हम पढ़ेंगे बारी बारी से मुगलों के बारे में। एंड अगला वीडियो हमारा मुगल वंश को लेकर के, यानी कि बाबर ने कौन कौन से कार्य किए, कितने युद्ध की, और बाबर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हम सबको पढ़ेंगे। और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।